बहुत सारी ऐसी क्राइम स्टोरीज़ मैंने आपको कहानी सुनाई है जिसमें कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है दुनिया में जिस संबंध में क्राइम नहीं हुआ। आज की भी जो कहानी है वो ऐसी एक कहानी है जिसमें एक करवा चौथ के दिन जो है एक राखी का कत्ल होता है। और कल करवा चौथ है इसलिए यह कहानी मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाना ज़रूरी है। करवा चौथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी सुहागन महिलाएं रहती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उपवास रखती है और फिर शाम में यानी रात के समय चांद को देख करके अपने उस व्रत, अपने उस उपवास को तोड़ती है। और उसके बाद फिर घर में जो सारे पकवान और फिर खीर पूड़ी जो बनते हैं वो अपने उस फेस्टिवल को, अपने उस व्रत का जो है समापन करती है। आज की कहानी भी जो है इसी करवा चौथ से संबंधित है। इसी करवा चौथ के दिन जो है एक भाई जो है वो अपने राखी का कत्ल करता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है 2023 की है। 2023 में करवा चौथ के दिन से यह कहानी शुरू होती है और अगले दिन जो है बागपत, यूपी का उत्तर प्रदेश का एक बागपत इलाका है और उसी बागपत इलाके में जो गांव है उससे दूर में एक शमशान घाट है और उसी शमशान घाट के बाहर में जो है एक सुबह में लाश, एक बैग जला हुआ दिखाई देता है। सुबह सुबह जो है एक दिन पहले जो करवा चौथ था, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, और दूसरा दिन जो है 3 नवंबर को लोग सुबह सुबह टहलने के लिए निकलते हैं और वहाँ से जो राहगीर गुजर रहे थे उन लोगों का नज़र जो है उस सूटकेस पर पड़ता है और तभी उन लोगों को डाउट होता है कि उस सूटकेस में कुछ है। नज़दीक जाकर के जब वे लोग देखते हैं तो सूटकेस जला रहता है और अंदर जो लाश रहती है वो भी जला रहता है। जो लोग वहाँ पर जुटे रहते हैं उसी में से एक नज़दीकी थाना को कॉल करता है। पुलिस पहुंचती है और फिर तफ्तीश शुरू करती है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि सूटकेस जो है जला हुआ है, सूटकेस का आधा हिस्सा बचा हुआ है और उसमें जो लाश है वह भी जो है चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन इतना कन्फर्म था कि वह किसी लड़की, किसी महिला का शव है। अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सिरफिरा कातिल है जिसने, अक्सर आपने सुना होगा कि जो कत्ल करने के बाद जो क्रिमिनल रहते हैं, जिसने घटना को, क्राइम को, वारदात को अंजाम दिया, वह लाश को पहले जलाता और उसके बाद फिर सूटकेस में पैक करके फेंक देता। ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं। लेकिन पुलिस जब यह देखती है कि इसमें सूटकेस को ही जो है ऊपर से जलाया गया तो एक तरह से जो है शमशान के बाहर ही चिता सजाने की कोशिश की गई है। लेकिन दरअसल उस नीचे का ज़मीन जो है, मिट्टी जो है वह गीली रहती है, इसलिए ना ही सूटकेस पूरी तरह से जल पाता और ना ही उसके अंदर जो लाश रहती है वह ही पूरी तरह से राख हो पाता है। लेकिन कातिल यह सोच कर उसने जलाया था कि उसने सारे सबूत को ख़त्म कर दिया है, लेकिन सबूत जो है रह जाता है उस गीली मिट्टी की वजह के कारण। खैर, पुलिस जो है उस सूटकेस और शव को अपने कस्टडी में लेती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद फिर जो उस उत्तर प्रदेश के बागपत इलाका का जो गांव रहता है वहाँ पर सारे लोगों से पूछताछ करती है कि किसी तरह लोग उस जो लड़की जिसका लाश रहता उसको पहचानते हैं। आसपास के जो पुलिस स्टेशन रहता है वहाँ से गुमशुदगी या फिर लापता का कोई केस किसी उस उम्र की लड़की का दर्ज, किसी महिला का दर्ज हो, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई क्लू, ना ही कोई ऐसा गवाह, ना ही कोई ऐसा पहचानने वाला शख्स मिल पाता है। लाश का भी चेहरा जो है पूरी तरह से जल चुका था, इसलिए उसको, लाश को पहचानना भी मुश्किल था। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश का दायरा बढ़ाती है। उसके बाद जो है पुलिस उस शमशान से गुजरने वाले जितने भी रास्ते रहते हैं उन सारे रास्तों का तफ्तीश करती है कि कहीं शायद CCTV कैमरास लगा। तभी जब पुलिस उस इलाके का सारा रास्तों का मुआयना करती है तो एक जगह पुलिस को CCTV कैमरास दिखाई देता है और पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में कंफर्म हो चुका था कि जो है लाश करवा चौथ का दिन यानी 2 नवंबर को ही रात में इसको ला करके फेंका गया और उसी रात को जलाया गया और 3 नवंबर को सुबह सुबह लोग जो है जब टहलने के लिए निकले हैं तो उन लोगों का नज़र उस पर गया है। पुलिस उसी टाइमिंग के हिसाब से जो है CCTV जो कैमरा एक दिखाई देता है उसको खंगालती है। तभी रात के समय में पुलिस को एक स्विफ्ट कार जो है उस कैमरे में कैप्चर होती है। पुलिस को
उस स्विफ्ट कार का जो नंबर भी उस कैमरे में कैप्चर हो गया रहता है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है, पता करती है, तो उस कार का कोई भी मालिक या फिर वह कार उस गांव के आस पड़ोस के इलाके का नहीं थी। अब पुलिस उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उसके मालिक तक पहुंचने का कोशिश करती है। तभी पुलिस को उस स्विफ्ट कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है कि हरियाणा के सोनीपत के एक शख्स का है। और पुलिस, चूँकि दरअसल यह बात जो है मर्डर का था, और पुलिस तुरंत जो है उस हरियाणा के सोनीपत पहुंचती है जिस शख्स के नाम पर वह कार रजिस्टर्ड था। और जब उस शख्स के घर पूछती है और बताती कि है कि वह नंबर का कार जो है आपका है, तो बोलता हाँ। तब सारा जानकारी लेती है कि आपका कार उस रात जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है 2 नवंबर की रात को आपका कार जो है क्या करने के लिए उस इलाके में गया था। तब वह शख्स जो कार का मालिक रहता वह बताता है कि उसका एक दोस्त पवन नाम का शख्स है, वह उससे कार एक दिन पहले लिया था, उसको कुछ पर्सनल काम था बोल करके। अब पुलिस जो है उस कार मालिक से उसके दोस्त पवन का एड्रेस लेती है, और जब पवन के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि पवन घर पर है नहीं। पुलिस का शक बढ़ जाता है, क्योंकि पुलिस के पहुंचने के पहले ही पवन जो है गायब हो जाता है। और ये एक मर्डर का मामला था, कार भी जो कैप्चर हुआ था सीसीटीवी कैमराज में पवन ही लेकर के गया था। तो लगभग पुलिस को 100% कन्फर्म हो जाता है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से पवन जो है इस क्राइम में इन्वॉल्व है। खैर, पुलिस इधर पवन का खोजबीन करते रहती है, और दूसरी तरफ जो है पुलिस अब यह अपना जांच का दायरा और बढ़ाते हुए उस मौका वारदात पर फिर से जाने का सोचती है और कुछ सबूत इकट्ठा करने का कोशिश करती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है दोबारा उस शमशान घाट के बाहर जहां पर उस लड़की का शव मिला था, और उसके आस पड़ोस जो और सबूत जुटाने का कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर एक शख्स उसको दिखाई देता है, और उसके हाव भाव से पुलिस को कुछ शक होता है। और जब पुलिस उसको रुकने के लिए बोलती है, आवाज़ देती है, तब वह शख्स जो है भागने लगता है। तभी जो है पुलिस उसको दौड़ा करके पकड़ती है, और जब दौड़ा करके पकड़ती है और जब उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वही पवन है, और जिस पवन ने उस स्विफ्ट कार को उसके मालिक से लिया था एक दिन के लिए। और जब पुलिस उसको थाने लेकर के आती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पवन अपना मुंह खोलता और फिर वह कहानी सुनाता है। और जब कहानी सुनाता है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल पवन जो है यह कहानी सुनाता है कि नोएडा में एक परिवार रहता था, और उस परिवार में माता पिता और एक उस लड़का विवेक और उसकी एक बहन मनीषा रहती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, काफ़ी रईस खानदान था, रईस परिवार था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है विवेक और मनीषा के माता पिता का मृत्यु हो जाता है, और विवेक का शादी भी हो गया था, और उसकी जो पत्नी शिखा थी उसके आने के बाद जो है घर का माहौल चेंज हो गया था। वो अक्सर विवेक को अब उसके बहन के खिलाफ़ जो है उसको भड़काती थी, और तभी जो है जायदाद और बाकी जो है माता पिता का जो संपत्ति का बात आया तो पता चला कि जो वसीयतनामा उसके माता पिता ने लिख करके गए हैं, मतलब गुजर गए हैं, तो उन लोगों ने दोनों के ऊपर जो है सारा ज़मीन और बाकी जो पैसे हैं वह ज्वाइंट करके गए हैं। यानी बिना सिग्नेचर के ना ही मनीषा सारा पैसा निकाल सकती है और ना ही विवेक सारा पैसा निकाल सकता है। दोनों का सिग्नेचर जायदाद पर भी ज़रूरी है, और जो उसके माता पिता के पैसा छोड़ करके गए हैं उसके लिए उसको ड्रॉ करने के लिए भी ज़रूरी है। जब यह बात जो है विवेक के पत्नी शिखा को पता चलता है तब वो अक्सर मनीषा से जो है खपा खाती है। वह अपने उसके भाई को मनीषा के भाई को जो है मनीषा के खिलाफ़ अगेंस्ट करती है कि तुम्हारी बहन जो है अगर सिग्नेचर नहीं करेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो विवेक यह सोचता है कि उसकी बहन का जब शादी हो जाएगा तो वह अकेला सारे ज़मीन और पैसे का मालिक होगा। लगभग यह 5 करोड़ का संपत्ति था, सारा ज़मीन जायदाद और जो बैंक अकाउंट थे। और विवेक की जो पत्नी मनीषा थी वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी टेंशन में रहती थी। वह किसी भी तरह से नहीं चाहती थी कि जो विवेक के माता पिता यानी उसके सास ससुर जो ज़मीन और जो पैसा छोड़ करके गए हैं उसमें विवेक की बहन मनीषा का किसी तरह से कोई हक मिले। इसी के कारण जो है वह मनीषा को लेकर के विवेक को हमेशा ही उसके बारे में गलत उसका सोच घुमाने का कोशिश किया करती थी।
समय बीतते जाता है, लेकिन इसी बीच जो है पवन का रिलेशन जो है विवेक की पत्नी मनीषा के साथ हो जाता है। हालांकि विवेक को इसके बारे में पता नहीं रहता है, लेकिन जो विवेक की बहन मनीषा रहती है वह उसको पता चल जाता है इसके बारे में। वो एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में पवन और विवेक की पत्नी को देख लेती है, बाकायदा उसका इमेज और फोटो वीडियो बना लेती है। अब विवेक की जो पत्नी शिखा थी वह उसको इस बात का चिंता हो गया था कि अगर वह फ़ोटो, वह इमेजेस, वह चैटिंग मैसेज अगर विवेक को पता चल जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए शिखा जो है वह एक तीर से दो निशाने लगाने का कोशिश करती है। वह मनीषा के भाई विवेक यानी अपने पति को इस तरह से मनीषा को लेकर के भड़काती है कि वह यह कहती है कि अगर मनीषा रहेगी तो उन लोगों का जो माता पिता का पैसा और जो ज़मीन जायदाद छोड़ के गए हैं उसमें 50-50% हिस्सा करना पड़ेगा, और मनीषा कभी भी साइन नहीं करेगी पूरा संपत्ति तुम्हें देने के लिए। और वह इस तरह से विवेक को राज़ी कर लेती है और तभी बोलती है कि मनीषा को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। काफ़ी सोचते हैं वे लोग। उसके बाद फिर जो है शिखा जो है विवेक को यह बताती है कि उसका एक जान पहचान का लड़का है जिसका नाम पवन है, वह यह काम को अंजाम दे सकता है। हालांकि विवेक को एकदम ही पता नहीं था कि जो है उसकी पत्नी शिखा का पवन के साथ जो है रिलेशन है। उसके बाद फिर जो वे लोग मिलते हैं और फिर कत्ल की वारदात को अंजाम देने का प्लानिंग करते हैं। और कत्ल का वारदात को अंजाम देने के लिए वे लोग 2 नवंबर का डेट रखते हैं जिस दिन करवा चौथ रहता है। और करवा चौथ के दिन जो है पवन भी उस घर में आता है। करवा चौथ का व्रत तोड़ने के बाद शिखा घर में जो सारे पकवान और व्यंजन बने थे वे लोग मिल करके पवन, शिखा और उसका पति विवेक और साथ में बहन मनीषा ये लोग सारे खाते हैं। और खाने का पहले ही ये लोग जो है मनीषा के खाने में कुछ मिला दिए रहते हैं, और जैसे ही मनीषा उस खाना को खाती है वह बेहोश हो जाती है। फिर खुद मनीषा का भाई विवेक मनीषा का जो है गला दबा करके उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जो है पहले ही ये लोग प्लान कर चुके थे। पवन स्विफ्ट गाड़ी किसी से मांग करके लेकर के आया था और उसी गाड़ी में वे लोग मनीषा को एक सूटकेस में पैक करके डाल देते हैं। अब इन लोगों को यह शक था कि अगर उस बॉडी को किसी नज़दीक में अगर डंप किया गया, फेंका गया तो पकड़े जाने का उन लोगों का डर था। इसीलिए वे लोग उस बैग को जिसमें मनीषा का शव था, बॉडी था, उसको दूर लेकर के जाते हैं और बागपत पहुंचते हैं। और बागपत में ही एक गांव था और उसके बाहर एक शमशान था और उस रात में कोई भी वहां पर था नहीं। तभी वे लोग सूटकेस वहां पर बाहर फेंकते हैं गाड़ी से निकाल करके, और साथ में पेट्रोल ले गए थे और उस सूटकेस के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दे और वहाँ से फिर वो लोग निकल जाते हैं। दरअसल ये लोग आग लगाने के बाद ऐसा ये लोग सोचे थे कि जो सूटकेस के साथ राख भी शव भी जल जाएगा, लेकिन दरअसल उस जगह की मिट्टी जो है काफ़ी गीली थी जिसके कारण ना ही पूरी तरह से सूटकेस जल पाया था और ना ही जो है लाश जल पाया था। और दूसरे दिन जब सुबह हुआ था तो लोग वहाँ पर जो टहलने निकले थे उन लोगों का नज़र पड़ता और फिर पुलिस जो है तफ्तीश शुरू करती है। अब सारा जब ये चीज़ जब पुलिस को पता चलता है कि वह मनीषा नाम की लड़की थी जिसका डेड बॉडी बरामद हुआ है और उसके भाई और भाभी ने उसका कत्ल किया है, और पवन और उसका भाई इन लोगों ने मिल करके उसके लाश को सूटकेस में भर करके उसको ठिकाने लगाया। पुलिस अब मनीषा के भाई और भाभी विवेक और शिखा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो है जेल भेजती है। तो आज की कहानी यही थी कि जैसा कि मैंने कई दफ़ा कहा है कि ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जिसमें क्राइम नहीं हो। तो सोचिए करवा चौथ का व्रत, लेकिन उस करवा चौथ का व्रत तोड़ने का शर्त ये था कि जो पति है उसको अपने राखी का कत्ल करना था, और फिर पति वैसा ही करता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।